हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सेकंड वन बेटा, आपको जो है वो लेक्चर कंप्लीट देखना है। आप लेक्चर कंप्लीट देखोगे तो ही आपको जो इसमें दिया हुआ स्टडी मटेरियल है वो समझ में आएगा, अदरवाइज़ जो है वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी होंगी। तो आप पहले पूरे लेक्चर को समझें, उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसके नोट्स क्रिएट करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। जिसमें अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो मोललता और मोलरता को कंप्लीट कर लिया था। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे या आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन हो चुका था। नेक्स्ट इसी में सेकंड, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो होगा अपना नॉर्मलता का। आज इसकी बात होगी वो होगी नॉर्मलता, कैपिटल एन। नॉर्मलता क्या है? अब एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो मोलरता है, मोललता पड़ी और उसके बाद में नॉर्मलता की बात आती है। तो नॉर्मलता एक तरीके से मोलरता का ही रूप है। जैसे मोलरता जो है वो किस में थी? मोलरता का डिस्कशन किया था अपन ने। मोलरता कैपिटल एम, मोलरता क्या थी? 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, वो कहलाती है अपनी मोलरता। तो नॉर्मलता की बात की जाए तो नॉर्मलता भी जो है वो 1 लीटर विलियन में ही है। आयतन से ही रिलेटेड है, इसका भी आयतन से ही रिलेशन है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित वहाँ थी विलय के, मोलरता में क्या था? विलय के मोलों की संख्या। तो नॉर्मलता में क्या होगा? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, शब्द को ध्यान से सुनना। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो इसको इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा ली जाए तो परिभाषा दें इसकी तो होगी आपकी 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांक की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या, उस विलियन की, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन, ठीक है, में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या। ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या कर सकते हो, ग्राम तुल्यांक की संख्या कर सकते हो, ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या। इसे यूँ भी किया जा सकता है, ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या, ये भी किया जा सकता है। तो ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाती है। इस नॉर्मलता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? नॉर्मलता को तो इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मलिटी को आप कैपिटल एन से प्रदर्शित करोगे। ये तो इसकी परिभाषा। अब इस परिभाषा से इसका अपने को फॉर्मूला जनरेट करना है, जो अपने न्यूमेरिकल्स में काम में आता है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे मोलरता में बनाया है, मोललता में अपने डिस्कस किया है, वैसे ही नॉर्मलता का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला बनाया जाए तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला देखें इसकी, तो नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर, तो परिभाषा में आओगे तो विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या,
विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक अपॉन 1 लीटर विलियन, तो इसका हो जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ये किस में है, लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। तो ये संबंधित फॉर्मूला हो गया परिभाषा से, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक और विलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो है कि विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक, ये ग्राम तुल्यांक क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि अभी तक जितने भी अपने मोलरता पढ़ी है, मोललता पढ़ी है, मूल रूप से जो अपनी दो फेमस हैं मोलरता और मोललता, उनमें इस प्रकार के विलय की तो चर्चा हो रही है लेकिन ग्राम तुल्यांक शब्द की चर्चा नहीं हुई। ये अपने पास नया है, वहाँ क्या पढ़ रहे थे, मोल पढ़ रहे थे, अभी तक मोल चल रहा था, तो मोल बराबर होता है ग्राम बटा अणुभार, लेकिन यहाँ आ गया आपके पास ग्राम तुल्यांक। तो इस शब्द को समझना ज़रूरी है, ग्राम तुल्यांक क्या है। तो ग्राम तुल्यांक क्या है, यहीं से लेते हैं इसको। अब ग्राम तुल्यांक की बात करूं तो उसको एग्जाम्पल के रूप में लेऊंगा, तो पहले से सोल्व करें कि किसी भी विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया जाए तो n बराबर होगा, यानी नॉर्मलता बराबर होगी विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है वो, ठीक है। अब विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो किसके अंदर होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो होगा ग्राम में, ठीक है। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान होगा ग्राम में, नीचे होगा विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है। और विलियन का आयतन किस में है, लीटर में। ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 मैंने ये मान ली, और ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। यानी विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक को मैंने किस रूप में ले लिया, जैसे मोल को लिया था, मोल बराबर होता है ग्राम बटा अणुभार, वैसे ही मैंने ग्राम तुल्यांक, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक को किस रूप में ले लिया, विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। इस ग्राम तुल्यांक के लिए इस ग्राम तुल्यांक को मैंने इस फॉर्म में बदल लिया। विलियन का आयतन मेरे पास लीटर में प्रेजेंट है ही, ठीक है। और अगर मिलीलीटर की बात करता है तो मोलरता में अपन कर ही चुके हैं, मोलरता में भी कर चुके हैं, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदला था तो 1000 किया था, आपने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, यानी क्वेश्चन के अंदर मिलीलीटर दिया हुआ है तो फिर 1000 से गुना कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर विलियन का आयतन लीटर में नहीं होकर ml में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे शर्त क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ml, तो उससे आगे कन्वर्ट कर सकते हो इसी चीज़ को। तो नॉर्मलता बराबर, अगर क्वेश्चन के अंदर लीटर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हो, मिलीलीटर, तो उस कंडीशन में हो जाएगा विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ये किस में है, ग्राम में, अपॉन विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन किस में चलेगा, ml में, मिलीलीटर में। तो जैसे ही मिलीलीटर में आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000। ये समीकरण नंबर हो गई मेरे पास 3, ठीक है। तो 3 समीकरण हो गई। क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि अगर आपको क्वेश्चन में सीधा ही विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक दिया हुआ है
और विलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर समीकरण नंबर 1 काम में लेनी है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक ना देकर आपको जो है वो संबंधित विलय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम के अंदर और विलय पदार्थ का तुल्यांकित द्रव्यमान वो आपको ज्ञात करना है। ये हो सकता है आपको दे, अदरवाइज ये होगा कि आपको ये निकालना पड़ेगा। विलय पदार्थ का तुल्यांकित द्रव्यमान आपको निकालना होगा। अब ये किस तरीके से निकाला जाता है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। और विलियन का आयतन अगर क्वेश्चन के अंदर लीटर में दिया हुआ हो तो इक्वेशन नंबर 2 काम में आएगी। विलियन का आयतन किस में हो? लीटर में हो। लेकिन अगर विलियन का आयतन लीटर में ना होकर किस में दिया हुआ हो? मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो समीकरण नंबर 3 को काम में लेना है। ऐसा मुदरता में हुआ था क्वेश्चन में, मैंने कहा भी था कि मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था और गलत किया था वो। तो यहाँ ध्यान रखना है, मिलीलीटर में दिया हुआ तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, या फिर आप उसको यूनिट को चेंज करो, लीटर को किस में बदलो? ml में बदलो। ठीक है, तो फिर आपको उसके अनुसार करना होगा। तो चेंज करने के बजाय आप सीधा ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं जहाँ विलियन का आयतन किस में दिया हुआ है? मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर तीसरा फॉर्मूला काम में आ जाएगा। ये अपने पास जो है वो संबंधित फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले को अब इतनी आप इसको हिंदी में याद रख सकते हो, हिंदी में याद रखते हो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता है कि विलय को, जो मैंने पीछे बताया था, विलय को ए मानता है कि बी मानता है। सामान्यतः विलय को ए माना जाता है और बाकी एग्जामिनर डिपेंड करता है कि वो विलय को ए मानेगा कि बी मानेगा। ठीक है, तो इसे जो है अपन फॉर्मूले बेस में इसी इक्वेशन को शॉर्ट रूप में कन्वर्ट करें तो इसे किस रूप में लिया जा सकता है? तो यहाँ जो दिया हुआ है वो है विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ग्राम में है। तो इसको किसके रूप में इंडिकेट करोगे? विलय पदार्थ के द्रव्यमान को। तो नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ के द्रव्यमान को ले लिया मैंने ग्राम में मात्रा WA, ठीक है, इनटू ऊपर दिया हुआ है 1000 अपॉन विलय पदार्थ का तुल्यांकित द्रव्यमान, इसको मैंने ले लिया EA इनटू विलियन का आयतन ml में। ये मेरा जो है वो संबंधित फॉर्मूला। आपको इसको ध्यान में रखना है कि इसमें WA क्या माना है आपने, EA क्या माना है आपने, जो है वो V क्या लिया है। तो ये अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। मैंने WA क्या माना है? विलय पदार्थ का जो है वो द्रव्यमान, विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में है WA। विलय पदार्थ का जो आपका तुल्यांकित द्रव्यमान है वो माना है मैंने EA, और जो मेरा आयतन है वो किस में दिया हुआ है? मिलीलीटर में, ml में। तो V ml में, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। इसके अर्थ मुझे ज्ञात हैं, इसका आपको ध्यान रखना है A क्या है। ठीक है, विलय को A माना है कि B माना है। ये आपका फॉर्मूला तैयार है। अब यहाँ से जो चीज़ें अपने को चाहिए, जहाँ जहाँ अपने को वैल्यूएशन निकालनी होगी और उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, उनकी बात करता हूँ मैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं। तो मैं सीधा जो है वो आऊँगा, मेरे इस इक्वेशन की आवश्यकता होगी। ये इक्वेशन एक ही है, ठीक है, इसको मैंने इस रूप में लिया है। तो यहाँ जो कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको सोल्व करते हैं, तो वहाँ से अपने को जो है वो सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो फर्स्ट वन, पहली बात करें तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। और यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है जैसे मोलरता और मोललता में हुआ था कि क्या किसी विलियन की नॉर्मलता, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अब? नॉर्मलता। क्या किसी विलियन की नॉर्मलता जो है वो ताप के साथ परिवर्तित होगी? होता है, पहला क्वेश्चन यही है, मोलरता में भी यही था। तो आंसर क्या होगा? यस, होगी, कि किसी भी विलियन की नॉर्मलता जो है वो ताप के साथ परिवर्तित होती है। अब किसी भी विलियन की नॉर्मलता ताप के साथ परिवर्तित क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो विलियन का आयतन है, जो विलियन का आयतन है वो क्या होता है? ताप के साथ परिवर्तित होता है, यानी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वो बाद की बात है कि क्या होगा। कुल मिला के आयतन जो है वो परिवर्तित होगा। अब अगर आयतन परिवर्तित होता है तो उस विलियन का जो नॉर्मलता का भाग है वो भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। अब इसे एक सेकंड के लिए जनरली यूँ मानूँ मैं कि मेरे पास एक गिलास है, एक गिलास पानी का पूरा भरा हुआ है, तो उसने पूरा वॉल्यूम लिया हुआ है, उसका आयतन कितना है? ठीक है। अब जैसे जैसे आपने उसको बॉयल करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया,
तो जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू करोगे तो जल है उसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, वो वेपर अवस्था में आएगा, वाष्प अवस्था में आएगा, और वाष्प बन के वो बाहर निकलेगा, पात्र से बाहर निकलेगा, गिलास से बाहर निकलेगा। तो जैसे ही वो वाष्प बन के गिलास से बाहर गया तो उसमें जल की जो क्वांटिटी है, जल की मात्रा है गिलास में, वो बढ़ेगी कि कम होगी? तो जाहिर सी बात है जल की मात्रा क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि गर्म करने पर वाष्प बन के बाहर निकल गया तो जल की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो उसका वॉल्यूम, जो उसका आयतन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आयतन कम हो गया, ये राशि कम हो गई, आयतन कम हो गया, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर जैसे गैसों की बात कर ली जाए तो क्या होगा, वो बाद की बात है, वो चीज़ें अपन चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ कि मेरा ओपन पात्र है, कि जैसे गिलास है, खुला गिलास है और उसके अंदर पूरा जल भरा हुआ है, तो आयतन कितना है। अब उसको मैंने गर्म करना शुरू किया, तो जैसे जैसे गर्म करता हूँ तो जल की क्या बनती है, वाष्प बनती है, वाष्प बन के जल कहाँ जाएगा, बाहर। तो जल की क्वांटिटी, जल की मात्रा गिलास में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जल की मात्रा कम हो गई तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आयतन कम हो गया, आयतन नीचे है, वॉल्यूम नीचे है, आयतन कम हो गया तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर नॉर्मलता के मान में वृद्धि होती है। तो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ताप के ऊपर। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ताप के ऊपर। ताप आपने बढ़ाया तो क्या होगा, ताप आपने कम किया तो क्या होगा। तो जब ताप परिवर्तित होता है तो वॉल्यूम परिवर्तित होगा, और वॉल्यूम परिवर्तित होता है तो नॉर्मलता भी क्या होती है, उसकी परिवर्तित होती है। तो यहाँ पॉइंट दिया जा सकता है कि किसी भी विलयन की नॉर्मलता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। कारण पूछ लिया जाए तो क्योंकि विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप द्वारा प्रभावित होता है। ताप द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, तो किसी भी विलयन की जो नॉर्मलता है वो ताप में परिवर्तन के साथ जो है वो परिवर्तित होती है, क्योंकि जो विलयन का आयतन है वो ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है, अर्थात ताप द्वारा प्रभावित होता है। अतः जो है वो नॉर्मलता भी क्या होती है, उसकी परिवर्तित होती रहती है, जो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सामान्यतः अमूमन द्रव की बात करें तो अगर ओपन पात्र है तो द्रव की जो है वॉल्यूम, द्रव का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और द्रव का वॉल्यूम अगर कम हो गया तो उसकी जो नॉर्मलता है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो नॉर्मलता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ताप किस प्रकार उसके व्यवहार को, आयतन के व्यवहार को प्रभावित करता है, वैसे ही नॉर्मलता जो है वो प्रभावित होती है। तो अपना ये पॉइंट हो गया कि किसी भी विलयन की नॉर्मलता ताप से प्रभावित होती है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसमें जो बात होती है, बात करें, वो बात करूंगा मैं यहाँ, जो ये शब्द आया मेरा, विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान, इसकी बात की जाए। विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब विलय पदार्थ का तुल्यांकी जो द्रव्यमान है वो क्या है, उसकी बात करें तो विलय पदार्थ का जो तुल्यांकी द्रव्यमान है उसको निकालने का तरीका है, अगर अम्ल है कि मेरा क्षार है, उन चीज़ों को लें तो अम्ल और क्षार के आधार पे विलय पदार्थ की तुल्यांकी जो मात्रा है, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो उसको जो है वो सोल्व करने के लिए आपको 11th क्लास के पोर्शन में जाना होगा, जहां आपने संबंधित अम्लता और क्षारकता की बात की थी कि अम्लता क्या है, उसकी जो है वो क्षारकता वो क्या चीज़ है। तो अम्लता और क्षारकता के द्वारा इस टॉपिक को समझाया जाता है। तो वही पॉइंट लूँगा मैं
विलय पदार्थ का तुल्यांकीय द्रव्यमान। जैसे आपको दिया हुआ है एक अम्ल है और क्षार है। अम्ल की तो क्या होती है क्षारकता, और क्षार की क्या होती है अम्लता। ये चीज़ें अपनी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अम्ल की क्या होती है क्षारकता और क्षार की क्या होती है अम्लता। इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनको मैं डीपली में नहीं जाऊंगा, इनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लेऊंगा, एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में लेऊंगा ये चीज़ निकालने के लिए, विलय पदार्थ का तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालने के लिए। तो जैसे है H2SO4 का तुल्यांकीय द्रव्यमान, मुझे H2SO4 का जो है वो तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालना है कि H2SO4 का तुल्यांकीय द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो H2SO4 का तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो मुझे चाहिए इसका जो है वो परमाणुवीय भार या इसका ग्राम द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है H2SO4 का। तो सबसे पहले आप जो है इसका जो है वो परमाणुवीय द्रव्यमान ज्ञात करो कि H2SO4 का जो है वो परमाणुवीय द्रव्यमान क्या है, या उस संबंधित अम्ल का जो है वो ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है। उस संबंधित अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान जो है वो कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। तो इसका ग्राम अणु द्रव्यमान मुझे निकालना है, तो निकालने के लिए देखो H2, तो यहाँ फॉर्मूला ले सकता हूँ मैं अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान अपॉन संबंधित अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान हो गया। अब उसकी क्या लेनी है, अम्ल की क्या होती है क्षारकता होती है, तो यहाँ काम में आ जाएगा उसकी क्षारकता, ठीक है। अम्ल की होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लता, ये फॉर्मूला है। तो अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है, तो H2SO4 का एक एग्जाम्पल है, H2SO4 का ग्राम अणु द्रव्यमान। अब H2SO4 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होगा, देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, एक पॉइंट देखना, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, प्लस सल्फर की संख्या है 1 इंटू सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32। उसके बाद में बात आती है ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16। सॉल्व कर लो, 2 को 1 से गुना करोगे 2, प्लस 32 को 1 से गुना करोगे 32, और 16 को 4 से गुना करोगे 64। टोटल ऐड करो कितना हो गया 98। तो इस अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना हो गया 98। तो मुझे अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान मिल गया 98। अब क्या चीज़ बची, वो बची मेरे पास क्षारकता, कि इस अम्ल की क्षारकता क्या है। तो यहाँ आप कथन को समझो, अम्ल की बात करूँ क्षारकता क्या होती है, अम्ल की होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लता। तो अम्ल की बात चल रही है, तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है, किसी भी विलयन के अंदर एक अम्ल जो है, किसी भी विलयन के अंदर एक जो अम्ल है वो कितने H आयन दे सकता है, कितने प्रोटॉन दे सकता है, H+ आयन दे सकता है। जितने H+ आयन वो देगा वो ही उसकी क्या होती है क्षारकता होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कोई भी अम्ल जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, आपका H3PO4 है, H3PO4 है, H3PO2 है, इनमें कुछ अपवाद भी होंगे, वो आपको याद होने चाहिए, याद होंगे, उनको आपने पढ़ा होगा, उन चीज़ों को आपने आयनिक साम्य पढ़ा होगा, उसके अंदर आया होगा ये सब। CH3COOH है, ठीक है। तो एक अम्ल जलीय विलयन में कितने H आयन दे सकता है, जितने वो H आयन देगा वो ही उसकी क्या होगी क्षारकता होगी। जैसे H2SO4 है, H2SO4 जलीय विलयन में जब इसको आप घोलोगे तो कितने H आयन देगा 2 H आयन देता है। तो यहाँ इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी।
सपोज करो यहाँ पे H2SO4 नहीं है, इस जगह आपको क्या दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है। इस जगह अगर HCl दिया हुआ है तो HCl में H प्लस आयन संख्या कितनी है, 1, तो HCl की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। CH3COOH की बात की जाए तो CH3COOH, इसके अंदर केवल H, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसमें जनरल जो गलती करते हैं CH3, ऐसा नहीं है कि वो तो एक हंसी वाला पात्र हो गया, हंसी जैसी बात हो गई। इसमें मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि H प्लस आयन की संख्या कितनी है, तो उसने बड़ा मज़ेदार आंसर दिया कि इसके अंदर सर जो है वो H प्लस आयन की संख्या जो है वो 4 है। 4 कैसे, कि 3 तो बताई उसने कार्बन के साथ जुड़ी हुई, और 1 बताइए कि टोटल जो है वो H आयन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके अंदर जो है वो H आयन की संख्या केवल 1 है, तो यहाँ जो है वो एक H प्लस आयन मिलेगा, वो मिलेगा ये CH3COO ऋणायन माइनस, और ये H प्लस, इसमें H प्लस आयन की संख्या 1 है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। HCl की बात करें तो HCl में H प्लस आयन कितना है, यहाँ तो सीधा दिख रहा है 1 है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनके दिमाग में ये बैठा हो कि H प्लस आयन की बात हो रही थी, सर ने H हाइड्रोजन की बात की थी, तो 3 ये रही और 1 ये रही, तो 4 हो गई। 4 नहीं है, यहाँ कितने H प्लस आयन देगा जल में घोलने पर, केवल 1 देता है। इसकी क्षारकता 1, इसकी क्षारकता 1, ये जलीय विलयन में घोलने पर 2 H प्लस आयन देता है, इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरीके से उसकी क्षारकता का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है, विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो विलय पदार्थ का, जैसे मैंने H2SO4 को विलय माना है, तो विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान अपॉन क्षारकता। अब अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान कैसे निकालना, उसका तरीका, ये प्रोसीजर ये रहा। जैसे ये विलय था, H2SO4 का ग्राम अणु द्रव्यमान कैसे निकालना है, हाइड्रोजन की संख्या है 2, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस सल्फर की संख्या है 1, सल्फर की संख्या है 1, एक सल्फर का परमाणु भार होता है 32। उसके बाद में ऑक्सीजन की संख्या है 4, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। सबको आप सोल्व कर लो, जो फाइनल रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ है आपका 98, जो फाइनल रिजल्ट है वो है आपका ग्राम अणु द्रव्यमान। तो आपको अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान मिल जाएगा। उसके बाद में किसकी बात होगी, क्षारकता की। तो क्षारकता कैसे निकालोगे, कि जो भी आपका अम्ल दिया हुआ है या जो भी आपका क्षार दिया हुआ है, तो अम्ल की ही बात करें तो अम्ल का अगर समझ में आ गया तो क्षार का भी समझ में आ जाएगा। तो जो अम्ल दिया हुआ है उसको जल में घोलने पर वो कितने H आयन देगा, घोलने पर कितने H आयन देगा, तो जितने H आयन आपको मिल रहे हैं वो ही उसकी क्या है, क्षारकता है। जैसे H2SO4 कितने दे रहा है, 2 दे रहा है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2 हो गई। H2SO4 की जगह मान लो HCl होता, तो HCl कितने H आयन दे रहा है, 1, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 1 हो गई। CH3COOH, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो कितने H आयन दिए वही उसकी क्या है, क्षारकता है। तो यहाँ इसको सोल्व करें तो इस जगह, तो इसका ध्यान रखना, ये चीज़ ये यहाँ है, तो यहाँ H2SO4 की चर्चा चल रही है, तो H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो H2SO4 की पहले क्षारकता की बात कर ले। H2SO4 की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि ये कितने H आयन देगा, 2 देगा। अतः H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होगा, अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है, 98/2 बराबर कितना हो गया, 49 बराबर 49। तो ये जो संबंधित मान है 49 वो हो गया H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान। या यहाँ जो X जो भी आपने किसी भी विलय पदार्थ का भी जिसका भी आपने जो मान निकालना है वो संबंधित उस विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान होगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा उसको आपको उस फॉर्मूले में यहाँ किसकी जगह, EA की जगह रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो डायरेक्ट ये मत रख देना उठा के, ये भी किया हुआ है। ऐसा जब न्यूमेरिकल लेऊंगा उस न्यूमेरिकल में
क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ पॉइंट की हुई हैं, ये सब चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में जब बच्चे करके आते हैं और वो फुल और कॉन्फिडेंस में होते हैं कि नहीं मेरा ये न्यूमेरिकल 100% सही है। अब वो चीज़ों को भूल जाते हैं, छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है, कि मेरे को ग्राम तुल्यांक निकालना था कि मैंने पूरा जो है वो आणविक द्रव्यमान उठा के वो रख दिया है। वो चीज़ नहीं है, आप पूरा आणविक द्रव्यमान नहीं आएगा, उस यौगिक का पूरा द्रव्यमान नहीं आएगा। यहाँ जो है वो तुल्यांकी द्रव्यमान की बात हो रही है। तो आपको अगर वो अम्ल है तो उसकी अम्लता कहाँ मिलेनी है, और क्षार है तो उसकी जो है वो अम्ल है तो उसकी क्षारकता कहाँ मिलेनी है, और क्षार है तो उसकी अम्लता कहाँ मिलेनी है। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप संबंधित पहले उसका पूरा मान निकालो, उसके बाद में उसकी क्षारकता निकालो, अगर अम्ल है तो क्षारकता निकालो, क्षार है तो उसकी अम्लता निकालो, उससे उसको डिवाइड करो, जो रिजल्ट आता है वो होगा आपका EA, उस विलय पदार्थ का जो है वो तुल्यांकी द्रव्यमान। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, EA का। इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस शब्द पे जोर दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल में करेंगे ये बच्चे, अधिकांश बच्चे करते हैं इस चीज़ को, देखा है मैंने। EA की जगह उठा के ये पूरा फुली मान रख देते हैं, 98 उठा के रखते हैं। अब आंसर कहाँ से आएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान आपने सोल्व किया ही नहीं पूरा। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले के द्वारा उसका तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है। क्लियर? ये आपका सेकंड, ये एग्जाम्पल हो गया है इस EA के लिए कि ये कैसे निकाली जाएगी, वो इस तरीके से निकाली जाएगी। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया ये यहाँ, विलय पदार्थ का, विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान, वो इस तरीके से याद करोगे। और विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है? वो है मेरा EA बराबर अम्ल का ग्राम अणु द्रव्यमान अपॉन उसकी क्षारकता। अगर अम्ल है तो क्षारकता है और क्षार है तो उसकी अम्लता है। तो इसको भी रटना नहीं है कि आप रटने के लिए बैठ जाओ कि क्वेश्चन में उठा के क्षार दे दिया और आप जो है वो क्षारकता ही, क्षार की क्षारकता ही लिख रहे हो। क्षार उठा के दे दिया तो क्या लिखना है यहाँ पे? अम्लता लिखनी है, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट दोबारा देखना है, किसी विलयन की जो नॉर्मलता है वो ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ, क्यों परिवर्तित होती है? क्योंकि किसी भी विलयन का जो आयतन है वो ताप के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। या विलयन का जो आयतन है वो ताप पे निर्भर करता है, इसलिए उसकी नॉर्मलता परिवर्तित होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, EA का निर्धारण कैसे किया जाता है? किसी भी विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला ये, जिसे मैं एग्जाम्पल के रूप में ले सकता हूँ इस तरीके से। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। इस आधार पे जो है मैं उसकी EA का निर्धारण करूँगा। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आए तो अगले पॉइंट में मैं बात करूँ, यहाँ वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो कुछ शब्द देता है और एक चीज़ को गायब करता है, वो ये कंफ्यूज करने के लिए कि आपको यहाँ V नहीं देता है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको आयतन दिया ही नहीं है, आयतन की जगह जो है वो घनत्व दिया हुआ है, ठीक है। घनत्व दे दिया और आपको उस विलयन का जो है वो द्रव्यमान दे दिया, ये चीज़ें आपको दे दी। तो जब घनत्व दिया हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है? तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो उसके लिए चर्चा करें इसमें। यहां पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, यदि किसी विलयन का आयतन नहीं दिया गया हो एवं उसके स्थान पर विलयन का घनत्व D दिया गया हो, तो यानी विलयन का जो है वो आयतन ना देकर आपको उसमें क्या दिया हुआ है? विलयन का घनत्व दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करना है? ये फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा? ये न्यूमेरिकल में ये भी बहुत काम में आता है कि जब घनत्व के इक्वेशन आते हैं उस स्थिति में, तो घनत्व बराबर क्या होता है? क्योंकि D बराबर होता है M/V, ये हो गया आपका
विलयन का द्रव्यमान, V है विलयन का आयतन और D है विलयन का घनत्व। ठीक है, ये इनके मीन्स हैं, ये इनके अर्थ हैं। डी विलयन का घनत्व है, एम विलयन का द्रव्यमान है और ये विलयन का आयतन है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन नहीं दिया गया हो और क्या दिया हुआ है आपको, उसके स्थान पर घनत्व दिया गया है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, घनत्व दिया हुआ है तो इस घनत्व को तो यहाँ ले जाओ और v को यहाँ ले आओ। तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन डी। ये समीकरण नंबर मेरी क्या थी, 4। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 5। अब आप इस समीकरण 5 का मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखोगे, यानी इस v की जगह क्या रखोगे, m बटा डी। v की जगह क्या रखना है, m बटा डी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, n बराबर WA अपॉन EA इंटू 1000 इंटू v की जगह क्या हो जाएगा, v की जगह हो जाएगा m अपॉन डी, m अपॉन डी। अब ये राशि बटा में है d, तो ये जो d है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की ओर। और तो जैसे ये ऊपर की ओर पहुँचता है तो मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, n बराबर WA इंटू डी इंटू 1000 अपॉन नीचे हो गया EA इंटू m। ये मेरे पास इक्वेशन, ये मेरी समीकरण हो गई नंबर 6, जहां WA क्या है, उस संबंधित विलय पदार्थ का द्रव्यमान है, D क्या है, विलयन का घनत्व, सारा दिया हुआ यहाँ लिख दिया है, विलयन का घनत्व। EA क्या है, उस विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान है। और M जो है उस विलयन का द्रव्यमान, वो कितना है, वो उसकी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू जो है आप इस समीकरण में यहाँ पुट करो, जो आता है वो आपका फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में भी ये भी देखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर विलयन का आयतन नहीं दिया है, इस चीज़ को देखना है, ये अगर विलयन का आयतन नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, किस तरीके से सोल्व करना है। तो घबराने वाली दिक्कत नहीं है, वहाँ बस अपने को मालूम होना चाहिए कि क्या दिया हुआ, फिर विलयन का आयतन नहीं है तो क्या दिया हुआ होगा, विलयन का घनत्व ये दिया हुआ होगा। और घनत्व बराबर होता है D बराबर m अपॉन v। ये नहीं दिया है तो इसको यहाँ ले आओ, D को यहाँ ले जाओ, तो फॉर्मूला हो गया v बराबर n अपॉन डी। अब फॉर्मूले में ऊपर देखो v दिया है, v की जगह उठा के क्या कर दोगे, m अपॉन डी, m अपॉन डी। ये बटा में है तो ये राशि ऊपर हो जाएगी, तो ये गया WA इंटू डी अपॉन 1000 अपॉन EA इंटू m। बस यहाँ वो संबंधित सारे मान को रख दो और कैलकुलेशन कर लो, उससे आपको उस विलयन की क्या प्राप्त हो जाएगी, नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मलता का निर्धारण किया जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ 3 पॉइंट हो गए। तो आपकी व्याख्या हो गई, किसी भी विलयन का EA का निर्धारण कैसे किया जाता है वो हो गया। और थर्ड क्या हो गया कि किसी भी विलयन का अगर आयतन नहीं दिया गया हो और उसके स्थान पे क्या दिया गया हो, घनत्व दिया गया हो, तो उसे किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। और एक आखिरी पॉइंट कि क्वेश्चन के अंदर वो कुछ टर्म्स ऐसी देता है कि वहाँ नॉर्मली जो बच्चा ठीक है, जिसका दिमाग ठीक काम करता है, क्वेश्चन को कैप्चर कर लेता है एक बार ही पढ़ने में लैंग्वेज में, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ शब्द आते हैं, जैसे मैंने शायद एक क्वेश्चन पीछे करवाया भी था, जिसके अंदर आपको देता है नॉर्मल विलयन है, सेंटी नॉर्मल विलयन है, सेंटी आपका नॉर्मल विलयन है, उसके बाद दे दिया आपको मिली नॉर्मल विलयन है, आपको इसी तरीके से जो है वो आपको दे सकता है, इसमें सेंटी हो गया, सेमी हो गया। तो इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, इन शब्दों के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। मिली का अर्थ क्या है, जैसे आपको यूँ कह दिया क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा,
तो ये अपने न्यूमेरिकल्स के पोर्शंस हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये सारे फॉर्मूले जो है वो न्यूमेरिकल में काम में आते हैं। पर्टिकुलर एक फॉर्मूला नहीं है कि उसके द्वारा आप जो है वो पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो सारी चीज़ें क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे आपको यूँ कहा जाए HCl का सेमी नॉर्मल विलियन, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है HCl का सेमी नॉर्मल विलियन, इसका अर्थ क्या होता है? HCl का सेमी नॉर्मल विलियन, इस चीज़ का अर्थ क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। मान लो ये कहता है, जैसे ये हो गया HCl का सेमी नॉर्मल विलियन हो गया, आपको कहता है HCl का नॉर्मल विलियन, ये शब्द आपको दिया है। इसी तरीके से वो कह सकता है आपको HCl का पेंटी नॉर्मल विलियन, HCl का पेंटी नॉर्मल विलियन, ये बड़ा शब्द इंपॉर्टेंट है, पेंटी नॉर्मल विलियन। और इसी लैंग्वेज में दे दिया HCl का पेंटा नॉर्मल विलियन, ये शब्द हैं ऐसे। और भी है, डेसी हो जाएगा, सेमी हो गया, सेंटी हो जाएगा, डेसी हो जाएगा, मिली हो जाएगा। तो इन शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल और नॉर्मल, नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल और पेंटा नॉर्मल। क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आती है तो मालूम ही नहीं होता करना क्या है। तो जब भी ऐसा दिया हुआ है HCl का सेमी नॉर्मल विलियन, तो इसका अर्थ होता है कि वो सॉल्यूशन किस रूप में है, वो है n/2 रूप में। इसको कहा जाता है HCl का सेमी नॉर्मल विलियन, n/2। आपको कहता है HCl का नॉर्मल विलियन, इसका मतलब है 1 नॉर्मल या सीधा केवल नॉर्मल। अगर आप एक को उससे मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो वही चीज़ आएगी। 50 को 1 से गुना किया तो 50 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक लिखो या ना लिखो, तो इसका अर्थ यही होता है कि ये आपका 1 नॉर्मल, नॉर्मल दिया इसका मतलब नॉर्मल था, सीधी 1 नॉर्मल। फिर कहता है HCl का पेंटी नॉर्मल विलियन। अब ये पेंटी नॉर्मल विलियन है, ये है पेंटा नॉर्मल विलियन। इन दोनों में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, और होता ही है। कोई ये समझे कि नहीं होगा, होगा 100% होगा। पेंटी नॉर्मल विलियन क्या है और पेंटा नॉर्मल विलियन क्या है? तो पेंटी नॉर्मल विलियन ये तो होता है n/5, और जो पेंटा नॉर्मल विलियन होता है ये होता है 5n। ये इनमें अंतर, पेंटी नॉर्मल n/5 और पेंटा नॉर्मल होता है 5n। इसी तरीके से आपको HCl का सेंटी नॉर्मल विलियन कहता है कि HCl का जो है वो सेंटी नॉर्मल विलियन क्या होता है। तो सेंटी नॉर्मल विलियन क्या होगा? तो सेंटी का अर्थ, सेंटी किसे कहेंगे आप यूँ कह सकते हो कि 1 मीटर पर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसे याद रखो इसको, सेंटी से ऐसे याद रखो कि आपका जो 1 मीटर है उस 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो उससे याद रखो सेंटी। तो यूँ कह सकते हैं कि HCl का ये दे दिया आपको सेंटी नॉर्मल विलियन। इसके लिए कहता है कि HCl का सेंटी नॉर्मल विलियन क्या है। तो HCl का सेंटी नॉर्मल विलियन, सेंटी का मतलब होता है 100, तो ये हो गया आपका n/100। मिली नॉर्मल विलियन की बात करता है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 1000 से। अगर यहाँ सेंटी की जगह क्या दिया हुआ है, मिली दिया हुआ है, तो हो जाएगा n/1000, n/1000। तो हो जाएगा आपका HCl का मिली नॉर्मल विलियन, ठीक है। डेसी की बात करता है, सेमी हो गया, नॉर्मल हो गया, पेंटी हो गया, पेंटा हो गया, सेंटी हो गया। डेसी की बात करता है, जैसे HCl का डेसी नॉर्मल विलियन, इसकी बात हो रही है। यहाँ क्या दिया हुआ है, डेसी दिया हुआ है, डेसी नॉर्मल विलियन, तो वो गया आपका n/10। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है ये टर्म काम में आती हैं। ये आपको दे भी सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन को थोड़ा अगर घुमाना हो, टाइम वेस्ट करवाना हो, कि दिमाग को परखना हो, उसकी IQ को चेक करना हो, तो क्या करता है वो ये लैंग्वेज लिख के देता है। और अच्छी टर्म यहाँ, ये बड़ी मज़ेदार टर्म है, पेंटी नॉर्मल और पेंटा नॉर्मल।
अच्छे अच्छे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये नहीं कि सब होंगे, हो जाते हैं कि पेंटी नॉर्मल में क्या करना। जो रटता है उसको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पेंटी नॉर्मल क्या था और पेंटा नॉर्मल क्या था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पेंटी और पेंटा। ठीक है, सेंटी का ध्यान रखना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होती है, ऐसे याद रखना उसको, n/100। डेसी n/10। मिली की बात होती है, मिली नॉर्मल विलियन, तो मिली में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, n/1000 हो जाएगा मिली नॉर्मल विलियन। क्लियर है। तो ये अपना जो है संबंधित पोर्शन हो गया नॉर्मलता का। तो यहाँ हर एक पॉइंट जो है वो न्यूमेरिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और एक आखिरी बात, आखिरी चीज़ वो ये है कि अगर मान लो, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मोलरता में एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें ये कहा था कि 100 ml के अंदर NaOH की इतने ग्राम घुले हुए हैं और 200 ml के अंदर NaOH के इतने हैं, था ऐसा क्वेश्चन। दोनों को मिश्रित किया, मिश्रित करने पे परिणामी विलियन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो जब आप 2 या 2 से ज़्यादा विलियनों को मिक्सर करते हो, मिलाते हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो जब आप उनकी मिक्सिंग करते हो और आपको फाइनल की बात करता है, तो फाइनल की बात करता है तो फॉर्मूला लिया था मैंने mv बराबर, ऐसा किया था उसके अंदर, वो था मेरा mv बराबर m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट mnvn, ये अनंत mn और vn यानी अनंत है। उन सबको आपने मिलाया और फाइनल का मोलरता का मान क्या है, फाइनल की मोलरता वॉल्यूम आपको देगा। इन सब की जो वॉल्यूम है, जैसे 100 था, 200 था, 300 था, 400 था, तो आप इन सबको 100, 200, 300, 400 इन सब का योग कर लो, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल आयतन। तो फाइनल मोलरता आपसे पूछता है। ऐसे ही क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा विलियन होंगे, उन 2 या 2 से ज़्यादा विलियनों को मिलाएगा, मिलाने पर आपको जो परिणामी विलियन है उस परिणामी विलियन की क्या पूछेगा, नॉर्मलता पूछेगा। तो परिणामी विलियन की नॉर्मलता भी इसी तरीके से हो जाएगी, आपको m की जगह उठा के क्या करना है, n करना है, nv। तो n है परिणामी विलियन की नॉर्मलता, v है परिणामी विलियन का आयतन, यहाँ हो जाएगा n1v1, यहाँ n2v2 प्लस प्लस डॉट n और vn। ठीक है, तो वहाँ से वैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो वो न्यूमेरिकल्स में ले लूँगा, तो न्यूमेरिकल से ये चीज़ बेटर समझ में आएगी। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पहले आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाता है, ये ना देकर ये लैंग्वेज दे दी जाती है। अब जिसको ये लैंग्वेज मालूम नहीं है, इसका अर्थ मालूम नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इनका अर्थ मालूम नहीं है। आयतन को लेके बैठ गया, सर पकड़ के बैठ गया, आयतन ही नहीं दिया, तो आयतन नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, घनत्व तो दिया हुआ है, घनत्व का मान उठा के रख दो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला काम में आ जाएगा। लीटर में दिया हुआ है कि मिलीलीटर में दिया हुआ है, वो शब्द भी पढ़ना है कि लीटर में है कि मिलीलीटर में है। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के गलत होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में चलता है, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि सब कुछ आता है, सीनियर में पढ़ा हुआ है, ये है वो है, फलाना है ढीम का जो भी है। तो जिनको ये चीज़ें होती हैं वो ही इन क्वेश्चन को गलत करता है। तो आप जो है इन चीज़ों को ढंग से क्लियर करें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपने आप बड़े ईजिली फॉर्म में होगा। ठीक, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं नॉर्मलता से, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। ठीक है।